बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज हमने देखा कि बड़ा अहम केस लगा हुआ था रिज़र्व सीट्स के हवाले से और बड़ा अहम फ़ैसला उस पर अभी तक आ गया जो कि बहुत इनिशियल स्टेज है और इससे कुछ माहिरीन ये तज्ज़िया कर रहे हैं कि इससे आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी उसका भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होने लगा है कि जजेस किस तरह से इस केस को परस्यू करेंगे या किस तरह से इस केस को देखेंगे या किस तरह से इसकी जजमेंट आएगी, किस तरह से वो किस एंगल से वो इस केस को देख रहे हैं और किस तरह का फ़ैसला आ सकता है। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस जो रिज़र्व सीट्स है मखसूस नशिस्तें ना मिलने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। यानी कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा था कि जो रिज़र्व सीट्स हैं चूँकि उन पार्लिमानी जमात कोई नहीं है, उन्होंने अपनी कोई उस वक्त पार्लिमान में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी सुन्नी इत्तेहाद की, उन्होंने कोई जो है लिस्ट भी जमा नहीं करवाई, इवन एक सिंगल बंदे की भी लिस्ट जमा नहीं थी, एक सिंगल उन्होंने कैंडिडेट भी उसमें नहीं रखा हुआ था रिजर्व सीट्स के लिए, तो इसलिए उनको फिर वो नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो बंदर बांट हो गई, वो उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई। 22 तकरीबन सीट्स है जिनका ये इशू है। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है जो कि कानूनी एंगल ये है कि फ़ैसला मुअत्तल तो कर दिया गया है, आगे चलकर रिज़र्व सीट्स हो जाती हैं, अगर जो है ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये रिवर्स हो जाती हैं, तो ये जो उसके बाद जितना भी हाउस ऑफ बिज़नेस हुआ है उसका क्या बनेगा। ये मतलब उसके बाद हमने देखा कि सदारत के लिए जरदारी साहब का इंतखाब हुआ, फिर उनको सिलेक्ट किया गया, वो इलेक्ट हुए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद है, फिर सेनेटर्स का इंतखाब हुआ, फिर चेयरमैन सेनेट का भी हुआ। तो ये सारे मामलात कहाँ जाएंगे अगर रिज़र्व सीट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी फिर रिवर्स होंगी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला सामने आके खड़ा होने लगा है अगर ये फ़ैसला वाकई इसी तरह से आ जाता है, जिसमें जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स हैं और वो रिमार्क्स जो हैं उन्होंने कुछ के बात की कि अगर किसी से उसका सिंबल ले लिया जाता है तो क्या इसका मतलब है कि वो जमात जो है वो इलेक्शन में नहीं जा सकती, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जजेस ने कहा है जी आवाम की मंशा के मुताबिक जो एक आइनी और कानूनी तरीके से जो जिसका हक है उसको उसी मुनासबत से सीट्स मिलनी चाहिए। और इसमें बड़ा अहम पॉइंट था जो मेन क्वेश्चन इस हियरिंग के स्टार्ट में किया और एंड तक वो बार बार मुख्तलिफ एंगल से वो क्वेश्चन सामने आता रहा, जिसमें जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने ये बार बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला लिया था क्या ये अपना सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लिया था या उसने मतलब किस कानून के तहत ये फ़ैसला लिया। पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कैसा था कि उन्होंने रिज़र्व सीट बांट दी। अब यहाँ पे अगर कानूनी एंगल, जो पहले भी ये मसला बहुत दफ़ा डिस्कस होता रहा है कि कानूनी माहिरीन तो कहते हैं कि ये सीटें नहीं बांटी जा सकती। नाज़रीन, इसमें बड़ा अहम और बड़ा बहुत बारीक नुक्ता ये है कि ये सीटें बांटी तो नहीं जा सकती हैं, हो सकता है ये सीटें रिवर्स भी हो जाएं, लेकिन क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाएंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। हो सकता है ये कह दिया जाए कि ये सीटें जो हैं ठीक है आप किसी को भी नहीं दे सकते, अगर सुन्नी इत्तेहाद नहीं तो किसी को भी नहीं दे सकते, उनका राइट नहीं है, लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ लेट सुन्नी इत्तेहाद उनको मिलेंगी, इस पे कानूनी एंगल जानेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे किसान के गंदम के बहरान के हवाले से। कल भी तमाम किसानों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एहतजाज करने जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तमाम मामला साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के गिर्द घूमते हैं जो कि जस्टिफिकेशंस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दे रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में, टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में वो आ रहे हैं और वहाँ पर उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुझसे अगर बुलाया जाता है, अगर मुझे इस कमेटी के आगे बुलाया जाता है जो कमेटी बनी हुई है, तो मैं लाजमी जो है फिर इस पे उस कमेटी के सामने आऊँगा। नाज़रीन, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ, एक सीक्वेंस है, इवेंट्स ऑफ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये सारा मामला है क्या, जो कुछ हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये मामला शुरू हुआ 13 जुलाई से, 13 जुलाई 2023 से, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत से गंदम दरामद की मंजूरी हुई थी।
फिर उसके बाद हमने देखा कि 13 जुलाई के बाद आ जाती है बारी 8 अगस्त की। 8 अगस्त को ईसीसी की मीटिंग में पीडीएम की हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी थी, यानी कि गंदम दरामद की मंजूरी दी गई थी। और उस वक्त डार साहब को जो है वो उस मीटिंग को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने इसको पहले मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको मौखर कर दिया। मतलब इस पर कोई फाइनल डिसीजन जो था वो एट द एंड हमने देखा नहीं हो सका। उन्होंने जो फैसला किया था कि अभी हमने इंपोर्ट नहीं करनी, और उस वक्त जो मामला था स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का मामला था। नाज़रीन, उसके बाद आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड 4 सितंबर 2023 को। उसमें हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बतौर वज़ीर फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद की समरी की मंजूरी दी है। उस वक्त तक निगरान हुकूमत आ चुकी थी और जो थी पहली पीडीएम हुकूमत वो जा चुकी थी। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 23 सितंबर 2023 ईसीसी ने भी गंदम दरामद समरी की मंजूरी दी, यानी कि जब काकर साहब ने मंजूरी दी तो फिर ईसीसी ने भी दे दी मंजूरी। फिर 24 नवंबर 2023 टेंडर में, अगर टेंडर के हवाले से बात कर लें, टेक्निकल फॉल्ट बहुत है इस सब में, टेंडर में गंदम दरामद की कोई बोली नहीं लगती। उसमें हम देखते हैं कि फिर 17 दिसंबर 2023 में बोली ना लगने के बावजूद नाजरीन 12 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाती है, दरामद हो जाती है। फिर 19 दिसंबर 2023 15 लाख टन गंदम की दरामद की मंजूरी हुई। तो ये तो था सीरीज़ जो हमने आपको बताई है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, किस डेट पे क्या हुआ, किसानों के मसाइल क्या हैं और एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। कोई अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान सड़कों पर रुल गया है। इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन, और अदालती फैसले पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुहेल लशारी साहब हैं, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया लशारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। लशारी साहब, सबसे पहले तो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा उसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। अभी मैंने अपने इंट्रो में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताई थी, किस डेट में क्या हुआ था। जो उस वक्त पीडीएम हुकूमत थी उसने इस फैसले को मौखर कर दिया था, जिसपे फिर निगरान हुकूमत ने आगे आके समरी मंजूर की और उसने आगे फिर ये इंपोर्ट की। अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, या जिसे कह लें कि जो पीडीएम हुकूमत थी, निगरान तो वो नहीं थी ना, वो मुल्क चला रही थी, अगर उसने इसको अप्रूव नहीं किया तो एज केयर टेकर इन लोगों ने अप्रूव क्यों किया आपके ख्याल में? देखिए, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये एक बड़ी सोच विचार और बड़ी डेटा बेस्ड होती है कि मुल्क में इस वक्त कितना अनाज पड़ा हुआ है और कितने महीनों तक वो इस्तेमाल हो सकता है और हमें मजीद चाहिए कि नहीं चाहिए। मगर जब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और लोगों में ये शऊर प्रॉपर नहीं दिया जाता कि हमारे पास आगे से कुछ स्टॉक भी पड़ा है और कुछ आगे हमारी फसल भी आने वाली है, तो वो फिर ऐसे फैसले गलत हो जाते हैं और हमें इसी फैसलों का ओवरऑल बड़े अरसे दराज से भुगतना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमतें, चाहे वो केयर टेकर हों, चाहे वो पोजीशन गवर्नमेंट्स हों, वो फैसले पर वक्त और सही नहीं करती हैं। जबकि सबको पता था कि आगे आने वाली है और हमारे पास कुछ मकदार में गंदम पड़ी भी हुई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब इनका डिफेंस ये हो रहा है कि जी ये प्राइवेट सेक्टर ने मंगवा दिया, तो क्या प्राइवेट सेक्टर को छूट है कि वो हमारी प्रोडक्शन, हमारी सारी जो किसानों की मेहनत है उस पर पानी फेर दें और हमारे पास और इतना सरप्लस हो जाए और फिर ये बहाना देना कि ये मंगवा लेते हैं तो अपनी एक्सपोर्ट कर देंगे और ये एक सस्ती आ रही है और फिर वो महंगी बेचेंगे, ये सारे मफरूज़े गलत हैं। हमें अपनी फसलों को, अपनी प्रोडक्शन को, किसी किस्म की भी हो, चाहे फसल हो या टेक्निकल हमारी प्रोडक्शन हो, उसको अहमियत देनी चाहिए और उसको अवलियत देनी चाहिए कि हम अपनी जो इस मुल्क में जो चीज़ की पैदावार कर रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ हो और वो उसकी सेल हो, और अगर हमारे पास सरप्लस हो तो वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। और हमारी चूंकि स्ट्रेंथ ही एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चरस्ट मुल्क हैं, इवन बिफोर पार्टीशन भी हम एग्रीकल्चरस्ट थे और अब भी हमारे पास जो वादी है फ्रॉम पेशावर टू कराची, इससे बड़ी दुनिया में इतनी फ्लैट लैंड और वादी नहीं है। तो हम अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी जो कि नेशनल सिक्योरिटी से भी मुंसलिक है, तो फूड सिक्योरिटी है तो नेशनल सिक्योरिटी है, तो अगर हम इसका लिहाज नहीं करेंगे तो इस किस्म के फैसले करेंगे तो यही भुगतना पड़ेगा कि अब अपनी फसल जो है वो घराई पड़ी है और खरीदने वाला कोई नहीं है, और खरीदने वाले भी जो हैं वो भी इस वक्त नखरे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट
उसको उठा नहीं रही है। तो ये फैसले बड़े सोच विचार के बाद करने चाहिए। और खास तौर पे लशारी साहब, सोच विचार के बाद एग्जैक्टली हर चीज को फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए जो मौजूदा उनके पास उसकी जितनी भी मिकदार थी उसको देखते हुए उनको अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने अलाउ किया था या उसको सपोर्ट कर रहे थे तो इनको डेफिनेटली वो चीज़ें देखनी चाहिए थी। लेकिन लशारी साहब, आपको याद होगा अगर गंदम मौजूद थी, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि गंदम मौजूद थी और एक लिमिटेड जो थी वो हमें मजीद चाहिए थी तो जिसको हमने इम्पोर्ट किया, तो क्या फिर मुल्क में जो गंदम की बहरान था, जो आटे का इशू बन रहा था, किल्लत थी, वो इसका मतलब जानबूझकर पैदा की गई थी? देखिए, जो हमारे मुल्क में सबसे नुकसानदेह चीजें अभी तक हो रही हैं और जिसको हम अभी तक काबू नहीं पा सके, एक तो जखीरा अंदोजी है और दूसरी स्मगलिंग है। तो हमारी जो गंदम है वो होके अगर अफगानिस्तान चली जाएगी तो फिर इधर तो कमी हो जाएगी ना। और अगर आप वहाँ इस लिहाज से दे रहे हैं कि चलो हमें एक्सपोर्ट हो रही है और स्मगल हो रही है और उससे 4 पैसे आ रहे हैं, तो वो गलत बात। और इसी तरह हमारे जो प्राइवेट लोगों के गोदामों में गंदम पड़ी हुई है वो भी अगर बाहर नहीं निकलती है और वो इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे, तो ये दो चीजें बड़ी आपस में रखती हैं। और इनको ये जो इसको हम ट्विन मिनस कहेंगे, ये दोनों बहुत बड़ी जुड़वा किस्म की बीमारियां हैं। इनको भी देखना पड़ेगा ना कि ये ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ेगा। और हमें आइंदा जैसे चावल है, गेहूं है, चीनी है, अब चीनी का भी यही करते हैं कि पहले बेच देते हैं फिर ले आते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार के बाद फैसले करने चाहिए। लशारी साहब, एक पॉइंट और जरा क्लियर कर दीजिएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो फैसिलिटेट किया या प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने परमिशन दी, प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ सिर्फ इजाज़त देने का इशू नहीं है, प्रॉब्लम मैकेनिज्म की भी है। यहाँ पर ना तो बोलियां लगी, ना कोई बाइंडिंग हुई, ना कोई प्रिक्योर हुई, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, यहाँ पर अप्रूवल हो रही थी और 8 दिन के बाद वो देखने में आया जी जो जहाज़ हैं वो आकर लग गए। यानी कि इतनी स्पीडी मैकेनिज्म के तहत ये गंदम खरीदी गई। आपको लगता है इसे नॉर्मल दे रही है? हुकूमत तो सिर्फ इजाजत दे रही है कि ओके आप इम्पोर्ट कर लें, जो कि वो गलत था। मगर जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट करके वो लेके आया। प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसी खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि वो जो मर्जी कर ले। बेशक हुकूमत का डॉलर नहीं इस्तेमाल हुए, मगर हुकूमत का नुकसान तो हुआ ना कि आपकी जो फसल मौजूद है वो तकरीबन, अब जैसे किसान इत्तेहाद वाले कह रहे हैं तो 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इसके ऊपर, जाती आपकी फसल के ऊपर। तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर वो जो बाहर से गंदम आती है वो क्या उस स्टैंडर्ड की है कि इंसानों के कंज्यूम होने के लिए, क्या उसमें कितनी डस्ट है, कितनी और इम्प्योरिटीज हैं, वो कोई चीज यहाँ पे चेक नहीं होती। बस आ गई है तो आ गई है। और जब हम भेज रहे होते हैं तो एक एक चीज चेक हो रही होती है कि इसमें मतलब कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई फ्लाई तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। तो ये सारी क्या कहूँ, मतलब कि ये लशारी साहब एक और पॉइंट भी बता दीजिए। रात को मैंने अनवारुल हक काकर साहब का एक टीवी प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू सुना। वो उसमें फरमा रहे थे कि ये जो SRO PTI की हुकूमत के वक्त से जारी हुआ था, उन्होंने अभी ये SRO जारी नहीं किया। ये उस वक्त से था जब कोविड डेज थे और ड्यूरिंग कोविड। एंड वो कह रहे हैं कि फॉर राइट रीजंस आई गेस, वो कह रहे हैं कि ये SRO जारी हुआ था और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन थी, ये SRO जारी हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ड्यूटीज़ इम्पैक्ट कर दी गई थी, टैक्सेस एग्जाम्प्ट कर दिए गए थे जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी, ताकि आसानी से मुल्क में गंदम के दाने आ सकें, गैप ना हो, मार्केट में कोई डिस्टेबलाइज्ड ना हो। आपको लगता है कि ये जो रीज़न बताई जा रही है, ये जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है, ये वाकई एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही अब्सर्ड किस्म का मतलब के आर्ग्यूमेंट है कि हुआ कोविड दौर में था और हो रहा है। मतलब के 3 साल बाद, मतलब के वो कोविड-19 था ना जी, वो 19 में आया था, अब 24 हो गई है, 5 सालों के उस और की बात कर रहे हैं और उस हालात के तहत कह रहे हैं। वो कई साल गुजर गए, ना इधर कोई आटे का या गंदम का कोई बुरहान हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आर्गुमेंट बहुत ही लेम आर्गुमेंट है कि जी उस वक्त हुआ था, उस वक्त फिर आता ना, उस वक्त आता ना, कोविड के दौरान आता ना। ये तो 4-5 साल के बाद वो आई थिंक कि ये बिल्कुल, वो कह रहे हैं कोविड में भी ये चलता रहा, ये SRO जो है उस वक्त दिया गया, फिर बाद में PDM की हुकूमत में भी चलता रहा, उसके बाद अभी भी ये चल रहा है।
नहीं देखे, उसको खत्म करे ना। जो चीज आज से 5 साल पहले की बात है, उसको वैसे ही ये समरी मेरे ख्याल में रिजेक्ट होके, और जैसे कि अपनी जुबान में कहते हैं दाखिल दफ्तर, और इसको दाखिल दफ्तर हो जाना था और खत्म हो जाना चाहिए था। इसको तो जरूरत ही नहीं थी दोबारा प्रेजेंट करने की, कि उस यानी कि इस पे पीडीएम हुकूमत को भी बाद में नजरसानी करनी चाहिए थी। यानी कि लाशारी साहब, इस पे पीडीएम हुकूमत को भी नजरसानी करनी चाहिए थी, और निगरानों को भी इस चीज का अलाउ करने से पहले देखना चाहिए था इस चीज को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसको डेफर क्या है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए था कि भाई वो उस दौर की बात का मतलब है कि आज से 10 साल पहले जो हालात थे उसके मतलब कोई समरी चली हो तो आज ही हो जाएगी, इस तरह थोड़ी होता है। वो तो कोविड की अगर बात करते हैं तो कोविड को गए हुए भी 4 साल हो गए, तो अब यानी कि कम से कम 2 साल तो हो ही गए हैं। तो जिंदगी अब नॉर्मलाइज हो गई हुई है, वो उसका बहाना नहीं चल सकता। अच्छा, अब काकर साहब ने एक और बात भी की है। जब उनसे सवाल किया गया बाइडेन के हवाले से कि ये नहीं की गई, तो उन्होंने उसकी रीज़न बताई कि जब गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है तब की जाती है, ये तो हमने प्राइवेट सेक्टर को जो है सपोर्ट किया था, उनको अलाउ किया था, तो लिहाजा ये हमारा काम नहीं था। क्या इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? जो बाइडेन का इशू आ रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं तो पहले आपसे कह चुका कि प्राइवेट सेक्टर को भी कोई खुली छुट्टी नहीं है कि जो मर्जी कर ले। पहले हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और ट्रेड बैलेंस का हमें फुकदान है, और ये तकरीबन $1 बिलियन की ये गंदम आई है। तो $1 बिलियन तो एक लिहाज से हमारा लूज हुआ ही हुआ ना। और ये कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को कहा था, तो वो प्राइवेट सेक्टर ने हमारे किसानों का नुकसान किया। सिर्फ इंपोर्टर्स ने जो हमारे किसानों की गंदम थी उसको उन्होंने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये प्राइवेट सेक्टर करे या हुकूमत करे, किसी को भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि जो पाकिस्तान की फसल है वो खड़ी की खड़ी रह जाए, और आप बाहर से मंगवा के कहें कि जी हमने बेशक सस्ती मंगवा ली है और सब स्टैंडर्ड मंगवा ली है, तो वो नहीं चलेगा। दिस इज रॉन्ग। बहुत शुक्रिया सुहेल अशारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल अशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। कुछ टेक्निकली चीज़ें थी जो कि हमें एक इकोनॉमिस्ट ही बता सकते थे, उनसे जानने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा लेम एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं, इस सब पे मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसल मलिक साहब हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया फैसल साहब स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है अमजद इकबाल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि हम गंदम बहरान की बात कर रहे हैं, आप चूँकि इकोनॉमी को भी बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सर, इस वक्त मुल्क में बहरान है, किसान सड़कों पर है, हुकूमत उनकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि मुल्क में सरप्लस गंदम है, ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। यानी कि जब अप्रूवल्स हो रही थी तो जो एस्टीमेट थे, इसका मतलब वो गलत थे। अब वो अगर हम देखें तो डेलिब्रेटली वो डिसीजंस गलत थे, जो एस्टीमेट लगाए गए थे वो एस्टीमेट गलत थे, या उसकी बेसिस पे जो डिसीजंस लिए गए थे वो इनएक्यूरेट थे। आपको क्या लगता है किसान का ये हाल जो हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को एग्जैक्टली तैयार कोई नहीं है? काकर साहब तक अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो गंदम के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वो किसी भी हवाले से जब हम अंदाजे लगाते हैं तो फिर बड़ा एहतियात से और बहुत मोहतात होकर लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि उसमें किसी का कोई मुफाद, उसमें किसी का कोई ज़ाती इंटरेस्ट ना हो, तो फिर वो अंदाजे काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाते हैं और ठीक ही लगाए जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें कोई नज़र आता है किसी ना किसी का कोई ना कोई मुफाद है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ाती मुफाद के लिए वो फैसले कर रहा है। दूसरी सूरत ये जाहिर करती है जब आपके फैसले गलत होते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी शोबे से कोई साथी हो, कोई दूसरा तीसरा हो, इसका मतलब यह है कि उसमें वो उतनी काबिलियत नहीं है, वो नाअहल आदमी है। ठीक है, जब ये चीज होती है, इसमें दो ही चीजें, तीसरी कोई चीज नहीं। कभी कभार ऐसा जरूर कह सकते हैं आपके जी के जनाब ऐसा सिलसिला हो गया कि जी के वो बहुत मोहतात थे, लेकिन अचानक से कोई नागहानी सूरत ऐसी पैदा हो गई जिससे आपके अंदाजे गलत हो गए, तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि जी फर्ज करें फ्लड आ गया, जैसे हम कहते हैं कोई खुदा खासा कोई ज़ल्ज़ला आ गया, तो उसमें आपकी सारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है। लेकिन बाकी चीजें हमें अंदाजा होता है कि इस बार क्या हो रहा है, आगे फसल कितनी है, हमें जरूरत कितनी है। और देखिए, इसमें एक चीज जो इस वक्त गंदम स्कैंडल के हवाले से जो चीज आ रही है उसको जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा शेयर
जो इस वक्त जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है उस हवाले से, वो ये जस्टिफिकेशन ये है कि मार्केट उस वक्त चूंकि लोकल मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त तकरीबन 5,000 के करीब, 4500 से 5,000 रुपए मन के करीब यहाँ पे गंदम मिल रही थी, और ये गंदम सस्ती इनको ऑफर की गई दूसरे मुल्क से, ठीक है। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए थी कि जिसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जी कि आप अगले 2 साल की गंदम इकट्ठी खरीद के ले लें और रख लें, और जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है उसके हवाले से सोचे ही नहीं किसी ने कोई भी। अगर फर्क करें जो इस वक्त फिगर्स आ रही हैं सामने कि उस वक्त तो 5 लाख टन का कहा गया, चले अभी एहतियातन आप खरीद लें, लेकिन आप तो 35 लाख टन के करीब, तकरीबन 33.5 लाख टन का जो अब तक फिगर आया सामने, 3.4 मिलियन, जी 3.4 मिलियन, हाँ जी, वो 34 लाख टन हो गया ना। जी। मैं वही कह रहा हूँ कि इतने आपने 3.4 मिलियन टन जब आप खरीदते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी टोटल जो पंजाब में जो खरीदारी होती है इतनी होती है गंदम की साल, और 10 लाख टन पिछले जो आपके पास रिजर्व के होते हैं उसको डाल के तकरीबन 40 से 45 लाख टन जो वो रखा जाता है जखीरा, जो आपको फ्लोर मिल्स को और चक्कियों को दिया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज ना हो। ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। इकबाल साहब, यहाँ पे एक इसी जगह पे एक मेरा क्वेश्चन मजीद ऐड कर लीजिए, फिर दोनों का इकट्ठे जवाब दे दिएगा, इसी से रेलेवेंट है। मतलब जो अदादोशुमार बताए जा रहे हैं वो 2.4 मिलियन है इन नए अदादोशुमार के तहत, चूंकि 2.4 की रिक्वायरमेंट थी। अब जो इन्होंने इंपोर्ट किया है वो 3.4 मिलियन ले आया है प्राइवेट सेक्टर। सो 1.4 मिलियन बकौल इनके एक्स्ट्रा हो गई। पहली बात ये है कि ये इतनी एक्स्ट्रा क्यों हो गई? क्या इनको फिगर्स नहीं बताए गए थे प्राइवेट सेक्टर को कि हम इतनी इंपोर्ट कर सकते हैं, आपने इतनी इंपोर्ट करनी है? सेकेंडली ये कि अब उसमें से 4 लाख टन काकर साहब के मुताबिक, जो उन्होंने रात को एक्टिव प्रोग्राम में कहा कि उनके दौरानिये में आई है, और जो 9 लाख टन है वो अब मौजूदा 1.5 महीने में आई है। जब ये नई हुकूमत आई, कल के अखबारात में हमने देखा कि उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर साहब तक को भी ये मालूम नहीं था कि गंदम जो है इंपोर्ट हो रही है। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है एक्चुअल स्कैंडल क्या है? जो किसान सड़कों पे निकले हुए हैं ये एक्चुअल स्कैंडल है, या पता नहीं था कितनी चाहिए और कितनी आ गई और वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता, ये एक्चुअल स्कैंडल है? अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये जो काकर साहब ने बात की है कि उनका वो दुरुस्त है ये बात कि ये नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम आई, लेकिन आप ये तो देखिए कि जी वार्डर्स कब हुए थे। ये निगरान दौर जो शुरू हुआ था उससे पहले की ये कोशिश हो रही थी कि इंपोर्ट की इजाजत दी जाए, लेकिन उस वक्त जब वो पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त तो नहीं दी गई थी। ये समरी मूव हुई थी उस वक्त भी, लेकिन नहीं दी गई। फिर निगरान दौर हुकूमत में ये ऑर्डर्स हुए, और फिर ये जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं 5 की जरूरत थी, 9 आ गई, तो ये वो तो 34 आई है, वो तो 34 लाख टन आई है, वो तो उससे बहुत ज्यादा आई है। और फिर जी 2.5 की 2.4 की जरूरत थी, 3.4 आ गई। हाँ, 3.4 आ गई ना। मामला तो ये है, और ये कह रहे हैं कि जी के 9 लाख टन आई है। ये तो ये कह रहे हैं ना कि जी के नहीं इतनी आई है, नहीं आई है। 9 लाख टन इस 1.5 महीने में आई है, 4 लाख टन जो पहले काकर साहब के दौर में आई थी। नहीं टोटली ये सारी उससे पहले, बल्कि ये देखें इसमें एक और बड़ी खौफनाक बात है। ये काकर साहब ने रात को फिगर्स बताए हैं इकबाल साहब। जी ये काकर साहब ने, साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने ये बताए हैं फिगर्स। काकर साहब देखिए ना प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कम से कम ये तो अंदाजा होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हमने ऑर्डर क्या, अप्रूवल क्या, ये आया कितना यहाँ पे। ये भी अब एक चीज जो मैं आपको पॉइंट आउट करने लगा वो ये है कि देखिए अभी अप्रूवल नहीं हुई थी कि आपके जो शिप्स हैं वो आप पहुंच चुके थे। जी बिल्कुल, शिप्स पहुंच चुके थे, एग्जैक्टली ऐसे ही था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा था पीछे, कि कुछ ना कुछ, यानी वो जब कहते हैं ना वो गड़बड़ कोई ना कोई तो थी उसके पीछे, ये सारे मामले के पीछे। और इन चीजों को ही मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की ना किसान की, जो पंजाब के हवाले से जो बात हो रही है, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, किसान तो इस वक्त जब आपके पास एक सरप्लस आपकी प्रोडक्शन आने से 1.5 महीना पहले बात करें, यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान में कटाई सिंध में शुरू हो जाती है मार्च के एंड से, और अप्रैल में शुरू हो जाती है, शुरू में जो कटाई शुरू हो जाती है। तो आप अगर फरवरी में इतनी गंदम यहाँ पे इंपोर्ट करके रख ले कि आपकी टोटल जरूरियात तो पूरा कर सके, तो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा अपनी गंदम को? यही वजह कि इस वक्त 3,000 के करीब, अराउंड 3,000 3100-3200 पे इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है, और जो बल्क में ले रहे हैं वो तो इससे भी कम रेट पे ले
दे रहे हैं तो रोड के साथ बहुत मजबूर बुरा हाल है देने के और लिए। इसकी इकबाल साहब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली लेने को तैयार नहीं। मैं जरा फैसल साहब से भी जान लूं क्योंकि एक और बड़ा अहम इशू है आज जो हमने देखा कि आज बड़ा अहम फैसला आया है। इकबाल साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। फैसल साहब, आज हमने देखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, जो दरख्वास्त थी, मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि जो फैसला मुअत्तल किया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का सेम ही फैसला था, जो मुअत्तल किया गया है, उस फैसले के होते हुए भी ये केस आगे चल सकता था या मुअत्तल करना ज़रूरी था उसको आगे लेके चलने के लिए? देखिए मैडम, बात ये है कि जो फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था उसमें भी इतना कोई रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कहीं अभाम ना रहे कि 47 की जो गवर्नमेंट है उसको जो है ना कहीं वो डिरेल ना हो जाए और कहीं उसको जो है ना डिट्रैक्ट ना कर दिया जाए। ठीक है। तो इन्होंने मखसूस नशिस्तों का कोई थोड़ा सा भी अहबाम नहीं था। फैसल साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, माज़रत चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला आया है इसी पे बात करेंगे। अमजद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये जो रिजर्व सीटों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। फैसल साहब से जाने थी। फैसल साहब, ये फैसला मुअत्तल करना आगे इस केस को लेके चलने के लिए ज़रूरी था या फिर ये फैसले के साथ भी चला जा सकता था आगे? आप इससे क्या इंप्रेशन लेते हैं कानूनी तौर पर? मैडम, ये मैं जो इंप्रेशन जो है बड़ा क्लियर है इस बारे में। वो इम्प्रेशन ये है कि जो कुछ कमियां पेशें रह गई थी पेशावर हाई कोर्ट में उनको मजीद जो है फिल करने के लिए, यानी कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई, जली गवर्नमेंट, चोर हुकूमत, उसको प्रिजर्व करने के लिए, मजीद उसको ख़तरात से बचाने के लिए, मजीद उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो थोड़ा बहुत कहीं अभाम था वो भी ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन बात ये है कि मैडम फ़ायदा कि जो जस्टिस है ना वो बड़ा ही क्लैरिटी के साथ जो है ना प्रवेल करता होता है और ये इन बातों को जो है ना सब लोग समझते हैं, ये ऐसे नहीं कहते कि खलके जो है ना आवाज को जो है ना नकारा खुदा, ज़बान ने खल को नकारा खुदा समझो, तो वो इस वजह से ही कहते हैं। ये जो अदालत का जो मोमेंटम है, जो अदालत का तरीक़ाकार है, ये उससे भी बड़ी बात है। अब तो पूरी दुनिया मतलब हर जगह पे ये हर चीज़ बाहर जो है ना वो जो मशहूर है ये कि ये फॉर्म 47 की जाली और चोर हुकूमत है और फिर उसके हक में जो है ना इस तरह से फैसले करना है, ये तो हर बंदा कह रहा है। इसको मजीद ये जो अभी उन्होंने मुअत्तल किया है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, आप ये एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो थोड़ी कमियां कोताहियां रह गई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है तहरीक इंसाफ के हक में या सुन्नी इत्तेहाद के हक में, जो कि नॉर्मली एक परसेप्शन है कि हो सकता है कि उनके हक में चली जाए, जैसे कि आज जजेस के रिमार्क्स थे। आपको नहीं ये होता नजर आ रहा? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना फॉर्म 45 की जो चोर हुकूमत है, जो जाली हुकूमत है ना, उसको मजीद प्रिजर्व करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसको इस्तेकाम देने के लिए, उसको दुआम देने के लिए जो है इन्होंने ये काम किया है। और ये जो है ना टोटली गैर आनी और गैर कानूनी है, बहुत इंसाफ के बिल्कुल मुतनाज़ी ये बात है। अच्छा, मैं ज़रा इकबाल साहब से इसका सियासी एंगल भी जानूँ, फिर आपसे दोबारा इसके कुछ कानूनी एंगल्स हैं वो जानूंगी। इकबाल साहब, मखसूस नशिस्तों के मामले पे अदालत ने फैसला तो मुअत्तल कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन इसके कुछ एंगल्स हैं जो कि अगर तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ लड़ सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में ये फैसला चला जाता है, जैसे आज जजेस के रिमार्क्स थे, हमने अवाम की आइन की मंशा देखनी है, कानून को देखना है, अवाम की मर्जी भी देखनी है कि उसने किसको मैंडेट दिया था, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सुन्नी इत्तेहाद की फेवर में जा रहे हैं ये कमेंट्स। आगे चल के केस क्या बनता है ये तो खैर अदालत ही जानती है, लेकिन इकबाल साहब इस सारे टाइम पे अगर ये सीट्स रिवर्स हो सकती हैं, माज़रत के साथ अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है तो जो सीटें बांटी गई हैं उस दौरान में ये जो हाउस ऑफ बिजनेस हुआ था उसका क्या बनेगा? सदारत जो है वो जरदारी साहब सदर इलेक्ट हुए थे, उसका क्या बनेगा? चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए थे, फिर सेनेट के इंतखाबात सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, इस सब का क्या बनेगा इकबाल साहब अगर ये रिवर्स हो जाता है तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये जो जब फैसला रिवर्स होता है, जो कुछ भी इस पे जिस तरह से अभी मुअत्तल किया गया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, उसके बाद से एक तो बात यह है कि ये चूंकि एक उस वक्त तो मेंबर थे सारे जब ये फैसले हुए,
उस वक्त वो एक हाईकोर्ट के फैसले के तहत ही मेंबर थे ना, अदालती फैसले के तहत, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तमाम लोग उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। उस वक्त ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक बंदा पद करो एक वक्त में है और उस वक्त जो फैसले होते हैं बाद में उसको हटा दिया जाता, तो कहेंगे जनाब वो आप जो कि 2005 में तक पीछे जितने भी फैसले हैं वो सबको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन इकबाल साहब ये जो सीटें बांटी गई थी उससे पहले वजीर आजम की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये सीटें बांटी गई थी उसके बाद सेनेट बना था, उसके बाद सदारत जो इलेक्ट हुए थे सदर साहब, तो ये उन पे इम्पैक्ट तो आएगा अगर ये सीटें जो है रिवर्स हो जाती हैं। बात ये है कि ये मैंने और आपने तो नहीं बांटी थी ना, ये हाईकोर्ट के फैसले के तहत हुए थे, इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट। मुझे एक बात बताएं, अभी ये फैसला अगर फर्क करे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस फैसले को ये बरकरार रखते, मुअत्तल करने का अपना फैसला बरकरार रखती है और उसको खत्म कर देती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिनको हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? फिर मतलब ये एक वो तो उस वक्त उन्होंने जो मौजूदा हालात जो उनके सामने शवाहद थे उसके मुताबिक उन्होंने कोई काम किया, उसके मुताबिक वो ठीक है, लेकिन वो जो मेंबर्स बने उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, इसका नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास ही था ना, अदालती फैसले के बाद उन्होंने उनको नोटिफाई किया। उसमें एक मेंबर जो भी बंदा है जो अभी जो फरमा रहे थे साहब के जी चोर डाकू जो भी सिलसिला, लेकिन मामला यह है कि वो नोटिफिकेशन के तहत जाके उन्होंने हल्फ उठाया पहले पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद उन्होंने एनरोल किया, अपने आप को साइन किए, और ये फिर उन्होंने वोट डाला। अब वो एक लीगल प्रोसीजर था सारा। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, आने वाले दिनों में बात यह है कि जो अभी जो एक चल रही थी बात कि जी कि हमें आइन में तरमीम करनी है, कोई इस तरह का फैसला अभी तक वैसे स्वाय उन जो चंद जिनका आपने जिक्र किया, एक कानून साजी हुई छोटी मोटी और उसमें वोट डाला, उसमें वो ना भी वोट डालते हैं या उनको निकाल भी देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सदर के इलेक्शन के ऊपर अगर इन नशिस्तों को निकाल भी दिया जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पीटीआई ने तो खुद बाइकआउट किया था। सेनेटर्स पे तो फर्क पड़ता है ना। इकबाल साहब मैं जरा इस पे थोड़ा सा ये जो आपने अभी बात की इसका लीगल पॉइंट जान लूं। फैसल साहब ये फैसले अगर रिवर्स हो जाते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट मेरी बात सुन लें। देखिए मामला ये है कि ये या तो इन चीजों को हमें अभी मतलब देख रहे हैं कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लें, उसमें एक जाती जो ख्वाहिशात है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, सर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ही जानने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनसे बात कर रही हूँ। फैसल साहब अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है तो इस फैसले को कहाँ से रेट्रोस्पेक्टिवली होगा ना ये फैसला, मेलोफॉइडी भी इसको कंसीडर किया जा सकता है? मैडम देखें बात ये है, ये लॉ में एकदर बड़ा क्लियर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सीएनएस की वो बड़ी क्लियर है। अगर कोई चीज़ गलत कहीं पास्ट में हो गई है और उसके ऊपर जो उनसे है ना वो गलत चीज़ के ऊपर मामला अगर चल रहे हैं उसी तरह ही गलत तरीके से, तो अब आके अगर आपने देखा है कि ये पास में जो चीज थी वो गलत थी, तो वो जो मामला तो उस चीज के जरिए से चल रहे होते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ ये कहता है कि आप उस गलती को, ये नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जस्टिफाई हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो सर लीगल हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जो है ना वो रिवर्स करना पड़ेगा कि जो रॉन्ग कंटिन्यू हो रहा है उस रॉन्ग को ख़त्म करना पड़ेगा अगर तो वो रॉन्ग था। इसका तो मतलब ये, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदे को जो है ना वो सज़ा हो गई उम्र कैद की, और वो जो है ना वो कहीं जाके जो है ना वो पता लगा बाद में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि ये 5 साल बाद की ये सज़ा गलत है। अब अगर ये बात करें कि जनाब चूंकि उस वक्त फैसला जो सा है ना वो ये था कि जो सा ना इसको उम्र कैद थी तो फैसला सजा दे चुकी हुई है, तो लिहाजा वो सजा अब चल रही है, तो उसको चलते रहने दो और उसको जो है ना उसको बंदे को अंदर ही रहने दो। नहीं बात सुनिए इकबाल साहब, बात यह है कि अगर जो सेना को बंदा गलत करता है, गलत होता है, अगर कोई बंदा गलत करता है, गलत होता है, तो गलत को कंटिन्यू रखना और रखते जाना ये क्राइम है। जी इकबाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गलत को जारी रखने की बात नहीं कर रहा। वो बात सवाल ये था कि जो फैसले हुए इस दौरान जब वो नोटिफाइड
मेंबर थे पार्लियामेंट के लोग, उन्होंने जो फैसले किए, अब अगर वो अदालत उस फैसले नहीं को नहीं, change इकबाल साहब, कर देती है, मेरा ये नहीं थे। सवाल नहीं था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मेरा ये सवाल नहीं था जी, कि जो जी। फैसले हुए, मैंने कहा जो हाउस ऑफ बिजनेस था, यानी कि मैंने उसी की बात कर स्पेसिफिकली रहा हूं। बताया है कि जो सदर साहब का इंतखाब हुआ, उसी की उसकी जो बात कर चेयरमैन रहा हूं। सेनेट का या सेनेटर्स का इंतखाब हुआ, उस पर तो फर्क पड़ता है ना, डेफिनेटली सीट्स के हिसाब नहीं, से तो देखिए फर्क बात पड़ता यह है है। कि उन्होंने जो वोट डाले थे उस वक्त, ठीक है। जो उन्होंने वोट डाले थे, उन्होंने किस हैसियत में वोट डाले थे? आप चले मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। सर उस वक्त अगर तो इजाजत सीट्स है तो बांट मैं दी दो गई मिनट थी में ना। मैं अर्ज जी करता हूं। जी जी। सर इकबाल साहब, उस वक्त जो है ना उन्होंने वोट डाले थे एज एन मेंबर, लेकिन अब चूंकि ठीक है। फैसला हाँ। देखिए ना, अब क्योंकि फैसला आ गया है कि उनकी सीट जो सी है ना वो इस काबिल इस अहल नहीं थी, वो से मुनासिब नहीं था, वो मुनासिब सही लॉ के मुताबिक जो है ना वो नहीं दी गई। अगर ये बात आ जाती है, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी, मैं बात कंप्लीट कर लूं, बात क्लियर हो जाएगी। जी जी, अगर जो है ना, अगर जो है ना अब आके ये देखा गया कि जनाब वो सीट जो सी है ना, उनकी जो है ना एग्जिस्टेंस, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका मेक, उनका बनना, सीटों का क्रिएट होना ही गलत था, और इस वजह से जो है ना अब चूंकि वो गलत था तो लिहाजा अब हो चुका है गलत, तो फिर अब गलत को जारी रखा जाए, ऐसा नहीं है सर, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप मुझे सॉरी टू से। बात बताइए, इकबाल साहब आप क्या समझ, इकबाल साहब आपका हाँ। पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, कि ये फैसला अगर उसके हक में भी चला गया तो रिवर्स नहीं होंगी सारी चीजें? ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सूरी साहब 5 साल तक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे, उन्होंने बहुत सारी रूलिंग्स दी और बहुत सारे इजलास को हेड किया, चेयर किया, ठीक है। अब अगर फर्क करें उनकी वो 5 साल पहले की जो स्टे पता चलता है कि जी वो गलत था और ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, अब क्या आप कौमी असेंबली के वो तमाम फैसले जो उनके जेरे क़यादत जो इजलास हुए वो सारे उनका क्या करेंगे आप? अच्छा इकबाल साहब, मेरे एक पॉइंट का एक मलिक साहब एक चीज की इजाजत देगा। इकबाल साहब मेरे एक पॉइंट का सवाल दे, मेरे एक सवाल का एक पॉइंट है, उसका प्लीज आंसर करिएगा। अगर ये सीटें जो है, जैसे कि आज अदालत का मूड हमने देखा, हो सकता है कि वापस रिवर्स हो जाएं, ये जिनका हक बनता है उनको मिल जाए, क्योंकि बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि किस हक के तहत आप लोगों ने या किस कानून के तहत या क्या सोमोटो के तहत आप लोगों ने ये बांटी है। अगर तो ये वहां पे जस्टिफाई हो जाता है कि ये नहीं बनती हैं सीटें, ठीक है, चेयरमैन सेनेट शायद ना बदला जाए जैसे आप कह रहे हैं, सेनेटर्स तो बदले ही जाएंगे ना, क्योंकि उनको फिर जो सीटें वापस मिलेंगी वो तो वापस मिल गई ना, तो जो उनकी सीटें जो बांटी गई थी, इकबाल साहब जो बांटी गई थी वो तो एग्जिस्ट ना किया ना, जिन्होंने ओथ लिया था वो तो खत्म हो गई, वो तो मांगी हुई सीटें थी। आपकी बात दुरुस्त है कि बांटी गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। देखिए बात मामला ये बांटी गई थी और क्या हुआ था? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया कह रही है। सर आप कह रहे हैं ना, मैं देखिए मैं आप क्या कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट बता दें। सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता वो। जी जी, चले आप अपना पॉइंट बता दें, आप इसको किस एंगल में देख रहे हैं, आप बता दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो फैसला आता है, अदालत करे, अदालतें ख्वाहिशात के ऊपर फैसले तो नहीं करती ना, अदालतों ने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करे। वो कहते हैं जी कि ये फैसला हाईकोर्ट का गलत था, ये सीटें जो जिनकी बनती है वो सब करे, बात सुन्नी इत्तेहाद का जो ग्रुप है वहां पे उनको मिलनी चाहिए, उनको मिल जाएगी, और वो मिल जाती है, वो नए सिरे से वो हल्फ उठा लेंगे। अब अगर फर्क करें तो पार्टी पोजीशन वहां पे अंदर चेंज होती है, असेंबली के अंदर अगर उनकी अक्सरियत बनती है वहां पे उसके खिलाफ में तबादले हैं। अब ये नहीं हो सकता, मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी के पीछे जितने भी फैसले हुए पिछले 2 माह में 3 माह में, उन सबको आप, जब मैं कहता हूँ, मैंने आपसे मिसाल दी कि 4 साढ़े 4 साल तक वो रहे सूरी साहब। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया कि रिजर्व सीटें वापस हो जाएंगी, जो फैसले जो डिसीजन जो सीट हो चुकी वो नहीं होंगे। मलिक साहब आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है, ये ऐसा नहीं है। देखिए जो उस वक्त का हालात थे, मामलात थे, उसके ऊपर जो फैसला हुआ, जो उसी वक्त ही नाफिजुल अमल होना था और उसी वक्त भी वो खत्म हो जाना था। अगर ऐसी सूरत हाल में जो को फैसले होते हैं वो तो जो है ना उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको अनडू नहीं कर सकते, क्योंकि वो तब दैट गॉन विद द विंड, वो पास का मामला था, वो खत्म हो गया, ठीक है ना जी। लेकिन अगर कोई लॉ कहता है कि अगर कोई गलती है और उस गलती के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है वो कॉज ऑफ एक्शन जो कि रॉन्ग है, वो क्राइम जो कि एक दफा पहले हो चुका और वो क्राइम वो कंटिन्यू हो रहा है, वो क्राइम और अभी तक जारी है, आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको अनडू नहीं कर सकते, आप उसको सही नहीं कर सकते। सर इकबाल साहब मैं अर्ज करूं तो ये चीज कानून में कहीं नहीं है सर। आप अब इकबाल साहब आपने तो वो जो है ना वो कासिम सूरी की रूलिंग के बारे में बात की है, वो मैं अर्ज करूं
वो उनकी जो है ना 5 साल जो है मुद्दत के तक जो है ना फैसला नहीं आया, लेकिन उसमें तो कोई भी ऐसे जो उनसे है ना बात नहीं थी जो कि कंटिन्यू करे। वो उस वक्त तक के फैसले थे, उस वक्त के मामला थे और उस वक्त के फैसले हो गए सर। एक बात नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी जो है ना जो आईनी जो सीट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अभी एग्जिस्ट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आएगा तो व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स देन? इकबाल साहब इसका बारे में बताइए फिर। इकबाल साहब मेरा एक सवाल ले लीजिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है। मैंने 2-3 सवाल कानूनी एंगल जानने हैं। मेरा एक सवाल ले लीजिएगा कि इसमें यानी कि जिन मेंबरान असेंबली ने ओथ लिया था वो तो फिर वापस हो गया ना, वो तो रिवर्स हो गया। लाजिम बात है वो तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि वो अगर इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वो रिवर्स हो जाएगा। इकबाल साहब एक लास्ट मुझे इसका आंसर कर दीजिएगा, अगर ये रिवर्स हो जाती है, चले मान लेते हैं, लेट्स सपोज के मान लेते हैं कि अदालती पता नहीं आगे अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन अगर रिवर्स हो जाती है ये एक अलग इशू है। दूसरी बहस ये है कि क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकेंगी? ये अच्छा, ये इससे अगला सवाल है ना इसका। आज की जो हियरिंग हुई उसमें ये 2-3 दफा ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल किया, उन्होंने ये पूछा, उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और वो यही था कि जी कि क्या कोई ऐसी जमात जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो, ठीक है, क्या ये मखसूस सीटें उसको मिल सकती हैं? ठीक है, ये सवाल किया। लेकिन आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का भी तो इशू आ गया ना कि वो अभी तशरीह नहीं हुई है। सारी चीजें हुई। शॉर्टली बताइएगा, वक्त खत्म हो गया था, शॉर्टली सम अप कीजिएगा गुफ्तगू को। इस वाले से? जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सीटें आपने कहा कि ये हो सकता है उनको मिल जाए, लेकिन मैं एक चीज आखिरी जो बात है वो यही है कि उससे पार्टी पोजीशन जो असेंबली के अंदर है, जो जिनके ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उन चीजों के ऊपर हो सकता है कि अगर किसी जैसे इलेक्शन हुआ उसमें ऐसे वोट जिनका उसके कोई पोजीशन के ऊपर चेंज फैसले के ऊपर कोई असर ना पड़ता हो तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ठीक इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इकबाल साहब आपका पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट में मलिक साहब से भी ले लूं। मलिक साहब, ये रिवर्स तो हो सकती है, लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्टली इसका आंसर करिएगा। मैडम बिल्कुल जो मिलेंगी उनको सीटें, और ये जो है ना डिफैक्टो एक टर्म है बकायदा लॉ में, डिफैक्टो जो है ना डिसीजंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट क्रिएट्स हुई है और ये भी रिवर्स होंगे मैडम, रिवर्स होंगे। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, सीनियर एनालिस्ट, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल मलिक साहब एक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।